हाउ कैन यू कीप मूविंग व्हेन समथिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग, पेनफुल और बोरिंग। यानी कि जब कोई चीज निराशजनक, दर्दनाक या उबाऊ हो तो आप कैसे आगे बढ़ते रह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से पार पाने का एक ही तरीका है, वह यह है कि आप एक ऐसा दूसरा व्यक्तित्व बनाएं जो दूसरों को मोटिवेट करे। दिस इज कॉल्ड बैटमैन इफेक्ट। यह शब्द ब्रूस वेन के एक साधारण मनुष्य होने के नाते बाधाओं को दूर करने के निरंतर संघर्ष करते रहने के कारण लिया गया है, जिसका अर्थ है कि बच्चे उन कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं जिसमें वे अन्य कैरेक्टर का भेष बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार्टून का कैरेक्टर हो गया। बैटमैन, जिसको हम ब्रूस वेन के नाम से भी जानते हैं, वह एक अमेरिकन कॉमिक बुक का कैरेक्टर है जो कि बैटमैन में नाम बदलकर ब्रूस वेन नाम से गौथम शहर में रहता है। पहले की गई स्टडीज से पता चला है कि माहिर मीडिया कैरेक्टर होने का दिखावा करने वाले बच्चे थकाऊ कार्यों को अधिक समय तक करते हैं और कार्यकारी कामों को बेहतर तरीके से करते हैं, जबकि खुद के बारे में सोचने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते। यह उनके और प्रयास कार्यों के बीच मेंटल स्पेस या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाता है और उन्हें एक आइडियल इमेज बनाने में हेल्प करता है। दुनिया के मशहूर शख्सियतें खराब प्रदर्शन की घबराहट और चिंता के बावजूद मंच पर खड़े होने के लिए संतुलन और दृढ़ संकल्प कैसे जुटा पाते। आइए इसी क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में हम जानेंगे। बैटमैन इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम दुनिया के कुछ नामी टॉप स्टार्स की बात करते हैं जो कि जीता जाता एग्जाम्पल है बैटमैन इफेक्ट का। बियोंस और एडेल दोनों के लिए एक दूसरे के व्यक्तित्व को तैयार करना रहा है। बियोंस का पूरा नाम बियोंस गिजेल नोल्स है। इनका जन्म 4 सितंबर साल 1981 में ह्यूस्टन शहर अमेरिका के टेक्सास राज्य में हुआ था। पेशे से ये सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, बिजनेस वुमेन, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है सोशल वर्कर यानी कि समाज सेवी। इसी के साथ ये रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर भी हैं। बियोंस की भूमिका दृढ़ और सशक्त साशा फियर जैसी थी। साशा फियर्स इज द थर्ड स्टूडियो एल्बम ऑफ अमेरिकन सिंगर बियोंस। इसे 12 नवंबर साल 2008 को कोलंबिया रिकॉर्ड्स और म्यूजिक वर्ल्ड एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किया गया था। इस एल्बम में टोटल 9 सॉन्ग है, जिसमें से पहला है इफ आई वर अ बॉय। 8 अक्टूबर साल 2008 को ये गाना रिलीज हुआ। दूसरा सॉन्ग है सिंगल लेडीज पुट आ रिंग ऑन इट। 13 अक्टूबर साल 2008 को ये गाना रिलीज हुआ। तीसरा है दीवा, 20 जनवरी साल 2009 में रिलीज हुआ। चौथा है हालो, 20 जनवरी साल 2009 में रिलीज हुआ। पांचवा है ईगो, 19 मई साल 2009 में रिलीज हुआ। छठा है स्वीट ड्रीम्स, 2 जून साल 2009 में रिलीज हुआ। सातवां है ब्रोकन हार्टेड गर्ल, 28 अगस्त साल 2009 में रिलीज हुआ। आठवां है वीडियो फोन, 22 सितंबर साल 2009 में रिलीज हुआ। और नौवां है व्हाई डोंट यू लव मी, 11 जून साल 2010 में हुआ। ये थे कुछ बियोंस के साशा फियर्स से रिलेटेड सॉन्ग। बियोंस कहती हैं, आमतौर पर जब मैं 2 या 2 से अधिक गाने सुनती हूँ, जब मैं अपने स्टिलेटोज पहनती हूँ, जैसे कि ठीक पहले का समय होता है जब आप घबराए हुए होते हैं, मेरी दशा जिस तरह से मैं बोलती हूँ सब कुछ अलग होता है। उन्होंने साल 2008 में ओपरा विनफ्रे, जो कि एक अमेरिकन होस्ट एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं, उनको बताया था कि यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका प्रयोग उन्होंने साल 2010 तक जारी रखा, जब उन्हें लगा कि वे साइकोलॉजिकल दबाव से बचने के लिए पूरी तरह से मैच्योर हो गई। वहीं दूसरी ओर एडेल की बात करें तो एडेल का पूरा नाम एडेल लॉरी ब्लू एडकिंस है। इनका जन्म 5 मई साल 1988 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। पेशे से ये सिंगर सॉन्ग राइटर हैं। बियोंस के साथ एक भावनात्मक मुलाकात से प्रेरित होकर एडेल ने भी ऐसा ही किया। साल 2011 में रोलिंग स्टोन मैगजीन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं बियोंस से मिलने वाली थी और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मुझसे बोली, तुम कमाल हो। जब मैं तुम्हें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान को सुन रही हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। बाद में पागलों की तरह रोते हुए बालकनी में चली गई। साल 2011 में रोलिंग स्टोन मैगजीन को अपने साशा कार्टर को बनाने के बारे में भी बताया। यह व्यक्तित्व बियोंस की साशा फियर्स वाली पहचान और असली म्यूजिक स्टार जून कार्टर का मेल था। एडेल ने कहा कि इस रणनीति ने उन्हें उनके शुरुआती सफल वर्ष के दौरान हर प्रदर्शन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद। हालांकि काल्पनिक व्यक्तित्व का मूर्त रूप पॉप स्टार्स के लिए एक नौटंकी जैसा लग सकता है, लेकिन नए रिसर्च से पता चला है कि इस रणनीति के कुछ वास्तविक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। एक दूसरे अहंकार को अपनाना सेल्फ डिस्टेंसिंग का एक चरम रूप है, जिसमें हम अपनी तात्कालिक भावनाओं से पीछे हट जाते हैं ताकि हम किसी सिचुएशन को अधिक निष्पक्ष रूप से देख सकें। न्यूयॉर्क राज्य के हैमिल्टन कॉलेज में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर रेचल वाइट कहती हैं, स्वयं दूरी हमें स्थिति के बारे में समझदारी से सोचने के लिए थोड़ा अधिक समय देती है। यह हमें चिंता जैसी अनडिजायरेबल भावनाओं पर कंट्रोल करने में मदद करता है, चुनौतीपूर्ण कार्यों में हमारी दृढ़ता को बढ़ाता है और हमारे सेल्फ कंट्रोल को भी बढ़ाता है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर एथन क्रॉस ने पिछले दशक में इस रिसर्च का नेतृत्व किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि दृष्टिकोण में छोटे छोटे बदलाव भी लोगों को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाने में मदद कर सकते हैं। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को भविष्य में होने वाली किसी चुनौतीपूर्ण घटना जैसे कि किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में 2 अलग अलग तरीके से सोचने के लिए कहा गया। डूबे हुए पास वाले समूह से कहा गया कि वे उस स्थिति की कल्पना ऐसे करें जैसे वे खुद उस स्थिति में हो, यानी डूबे हुए। वहीं दूरी वाले समूह से कहा गया कि वे उस स्थिति को ऐसे
ऐसे देखें जैसे वे दूर से देख रहे हों, जैसे कि वे दीवार पर बैठी एक मक्खी हो। दोनों तरीकों में अंतर साफ दिखा, क्योंकि जो लोग दूर से देख रहे थे वे उस घटना के बारे में उतने चिंतित नहीं थे जितने की पूरी तरह से शामिल हुए समूह के लोग थे। इसी क्रम में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वे चुनौतीपूर्ण शब्द और पहेलियों पर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं यदि उन्हें एनालिसिस से पहले खुद को अलग रखने के लिए कहा जाए। यहाँ उन्हें दूसरे व्यक्ति के व्यू पॉइंट से खुद को सलाह देने के लिए कहा गया, जिसमें आप हर सवाल पर कंसंट्रेट करेंगे जैसे कि वे खुद के बजाय किसी परिचित के साथ बातचीत कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल की भावना को बढ़ावा देकर आत्म दूरी लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में भी सुधार ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यह लोगों में व्यायाम करने की इच्छा को बढ़ा सकता है और जंक फूड की इच्छा का विरोध करने में उनकी मदद कर सकता है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजी रिसर्चर सेलिना फुरमैन कहती हैं, आज तक कुछ सेल्फ कंट्रोल के तरीकों ने खाने के परिणामों में सफलतापूर्वक सुधार किया है। हम सभी को शासा फियर जैसा व्यक्तित्व अपनाकर अपने भावनात्मक नियम, आत्म नियंत्रण और सामान्य संतुलन को बढ़ा सकते हैं। रॉस के साथ काम करते हुए फुरमैन ने हाल ही में पार्टिसिपेंट से आत्म दूरी का अभ्यास करने को कहा कि उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन का विकल्प दिया गया था, फॉर एग्जाम्पल कैंडी की तुलना में फल। कुछ वर्ष पहले असिस्टेंट साइकोलॉजी प्रोफेसर व्हाइट ने 6 वर्ष के बच्चों के एक ग्रुप को लिया और उनके लिए कंप्यूटर पर एकाग्रता की परीक्षा रखी। इसमें कई चित्र चमक रहे थे और जब भी उन्हें पनीर का चित्र दिखाई देता तो उन्हें स्पेस बार दबाना होता था। कार्य को काफी उबाऊ बनाया गया था, लेकिन बच्चों को बताया गया कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और यदि वे यथासंभव लंबे समय तक इस कार्य पर काम करते हैं तो वे एक अच्छे सहायक बनेंगे, जिसका उद्देश्य धैर्य के साथ उनकी मोटिवेशन को बढ़ाना था। उन बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए रिसर्चर्स ने उनके लिए एक आईपैड भी छोड़ा, जिसमें उन्हें लालच देने के लिए एक बहुत ही मजेदार गेम भी था। इससे पहले उन बच्चों को बताया गया कि यदि कार्य बहुत उबाऊ हो जाए तो कभी कभी अपनी भावनाओं के बारे में सोचना सही हो सकता है। कुछ लोगों से कहा गया कि वे सोचे कि क्या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जबकि दूसरे लोगों को तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि क्या हन्ना कड़ी मेहनत कर रही है। तीसरे ग्रुप को अपने पसंदीदा काल्पनिक हीरो जैसे बैटमैन या डोरा द एक्सप्लोरर की भूमिका निभाकर अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से बदलने का ऑप्शन दिया गया। उन्हें कपड़े पहनने के लिए प्रॉप्स भी दिए गए थे और जब वे ऊब गए तो उन्हें अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए कहा गया, जैसे कि वे वास्तविक कैरेक्टर थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या बैटमैन कड़ी मेहनत कर रहा है? रिसर्चर्स को संदेह था कि यह दूसरा व्यक्तित्व आत्म दूरी का एक अधिक चरम रूप होगा और परिणामों ने ठीक यही दर्शाया। जबकि जिन बच्चों ने तीसरे व्यक्ति की तरह सोचा, उन्होंने पहले व्यक्ति की तरह सोचने वाले बच्चों की तुलना में लगभग 10% ज्यादा समय इस काम पर लगाया। लेकिन जिन बच्चों ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को अपनाया, उन्होंने सबसे लंबे समय तक काम को जारी रखा। कुल मिलाकर उन लोगों ने तीसरे व्यक्ति की तरह सोचने वाले की तुलना में 13% ज्यादा समय इस काम पर लगाया और पहले व्यक्ति की तरह सोचने वालों की तुलना में 23% ज्यादा समय लगाया। व्हाइट ने यह भी पाया है कि दूसरे व्यक्तित्व को अपनाने से बच्चों को पेचीदा कार्ड गेम पर कॉन्सेंट्रेट करने में भी मदद मिल सकती है, जिसमें उन्हें उलझे हुए नियमों का पालन करना होता है। एक बार फिर बैटमैन इफेक्ट ने उनके संकल्प और एकाग्रता को बढ़ाया, जिससे उनके कार्यकारी कार्य में सुधार हुआ। हालांकि यह लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट थे, व्हाइट को उम्मीद है कि यह छोटा सा अभ्यास उन कई स्थितियों को आसान बना सकता है जिनमें सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है। आखिरकार दृढ़ता की परीक्षा पहले से ही उन निर्णयों के बहुत करीब थी जिनका सामना बच्चों को टीवी या सेल फोन के संभावित प्रलोभन के साथ अपना होमवर्क करते समय करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि नई चुनौतियों के दौरान हतोत्साहित होने से बचना भी उपयोगी हो सकता है। व्हाइट कहते हैं, किसी अधिक सक्षम व्यक्ति होने का दिखावा करना और स्थिति से दूरी बनाना उन्हें उस निराशा पर काबू पाने में मदद कर सकता है जो वे कुछ नया सीखते समय महसूस करते हैं। इन निष्कर्षों और आत्मदूरी के लाभों को देखते हुए व्हाइट का मानना है कि हम सभी एक नया व्यक्तित्व अपनाकर अपने भावनात्मक नियंत्रण, आत्म नियंत्रण और संतुलन को बेहतर बना सकते हैं। व्हाइट का कहना है कि आखिरकार कुछ धार्मिक पहल पहले से ही इस तरह की सोच को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मैं 90 के दशक में बड़ा हो रहा था तो बहुत सारे ब्रेसलेट पर लिखा होता था WWJD, यानी यीशु क्या करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल विचार है। अगर आप खुद यह प्रयास करना चाहते हैं तो व्हाइट कई प्रकार के लक्ष्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति को चुनने का सुझाव देते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत दुविधा के लिए आपके परिवार का कोई बुद्धिमान सदस्य हो या किसी व्यावसायिक समस्या के लिए कोई कार्य सलाहकार। जब मैं पोस्ट डॉक थी तो हमारी लैब में एक छोटी सी कहावत थी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट होने का दिखावा, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो पोस्ट डॉक होने का दिखावा, और अगर आप पोस्ट डॉक हैं तो लैब के लीडर होने का दिखावा। बस आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए वह कहते। पोस्ट डॉक का मतलब है PhD कंप्लीट होने के बाद भी रिसर्च जारी रखना। हम जो भी व्यक्तित्व अपनाएं, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए मानसिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही हमें उन व्यवहारों को याद रखना चाहिए जो हम अपनाना चाहते हैं, चाहे हम खुद को किसी मित्र
किसी धार्मिक व्यक्ति या खुद को बियोंस के स्थान पर रखें। थोड़ी सी कल्पना हमें उस व्यक्ति के थोड़ा करीब ला सकती है जो हम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों यही था बैटमैन इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की। अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से बैटमैन इफेक्ट को बताऊं तो मैं खुद एग्जांपल हूं बैटमैन इफेक्ट का। दरअसल जब ये टॉपिक मुझे मिला था वीडियो बनाने के लिए, उस समय मैं बहुत एक्साइटेड था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। 15वें दिन तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत टूटने लगी थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। पहले मुझे लगा था कि टॉपिक बैटमैन मूवी से रिलेटेड है, बट यहाँ तो उसका उल्टा था। फिर मैंने सोचा हार नहीं मानना है, चाहे जितना भी समय लग जाए इस टॉपिक पे वीडियो को पूरा करके ही छोड़। एट द एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मेरा मानना है कि अगर आपने कोई चीज करने की सोची है तो पीछे मत हटो, डटे रहो उस चीज को हासिल या करने के लिए, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस ही मिलेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी नए टॉपिक के साथ।